हेलो बच्चों, आज हम चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ जनरल इलेक्शन से यानी कि चौथे आम चुनाव से स्टार्ट करते हैं। द ईयर 1967 इज़ कंसिडर्ड ए लैंडमार्क इन द इंडियन पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। तो जो 1967 का जो साल था वो एक मील का पत्थर था भारत की राजनीति और इलेक्टोरल हिस्ट्री में, ठीक है, यानी कि चुनाव के इतिहास में। इन चैप्टर 2 यू रेड अबाउट हाउ द कांग्रेस पार्टी वाज ए डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम 1952 ऑनवर्ड्स। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि 1952 से लेकर के और लगभग 1967 तक जो कांग्रेस पार्टी थी उसी का दबदबा था पूरे देश में, यानी कि यही पार्टी हमेशा सरकार बना रही थी। दिस ट्रेंड वाज टू अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द 1967 इलेक्शंस। पर ये जो डोमिनेंसी थी कांग्रेस की, इसमें बहुत से बदलाव देखे गए 1967 के चुनावों में, ठीक है। कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शंस, तो जो चुनाव हुए वो किस परिवेश में हुए, कंटेक्स्ट में हुए। इन द ईयर्स लीडिंग अप टू द फोर्थ जनरल इलेक्शंस द कंट्री विटनेस्ड मेजर चेंजेस। तो चौथे जनरल इलेक्शंस जो हुए उससे पहले के जो साल थे उनमें काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले। द कंट्री विटनेस मेजर चेंजेस। 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन। 2 प्रधानमंत्री जो है वो मर चुके थे, पहले नेहरू जी और दूसरे शास्त्री जी। एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज बीइंग सीन एज ए पॉलिटिकल नोविस हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन ए ईयर। और जो नया प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी, वो अभी इतनी अनुभवहीन थी। पॉलिटिकल नोविस मतलब अनुभवहीन थी, उनको इतना अनुभव नहीं था और उनको 1 साल से भी कम समय हुआ था प्रधानमंत्री बने। यू विल रिकॉल फ्रॉम द डिस्कशन इन चैप्टर 3 एंड इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द चैप्टर दैट द पीरियड वाज फ्रॉट विद ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम सक्सेसिव फेलियर ऑफ मॉनसून्स। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा और इस चैप्टर में भी देखा कि कैसे ये जो समय था, ठीक है, 1960s का जो दशक था, डिकेड था, उसमें लड़ाइयाँ भी हुई, आर्थिक संकट भी आया, ठीक है, मॉनसून का भी फेलियर हुआ और काफ़ी सारा ड्रोट मतलब सूखा जो है वो पड़ गया था मॉनसून फेलियर की वजह से। इसके अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम थी, जैसे कि डेक्लाइन हुआ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज, ठीक है, डेप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो और प्रॉब्लम कौन कौन सी थी? जो एग्रीकल्चर कृषि उत्पादन था उसमें जो है कमी देखने को मिली, ठीक है। सीरियस फूड शॉर्टेज, खाने की कमी हो गई। डेप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार थे उनमें कमी देखने को मिली। ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो औद्योगिक उत्पादन था उसमें देखने को कमी मिली, ठीक है, देखने में। और एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो निर्यात थे उनमें भी कमी मिली। कंबाइंड विद ए शार्प राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि सैन्य जो खर्चा है, यानी कि सुरक्षा के लिए जो सरकार खर्चती है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, इंक्रीज़ हुआ। और जो रिसोर्सेज थे, जो रिसोर्सेज संसाधन थे वो प्लानिंग से, यानी कि योजना से हट गए, डाइवर्जन हो गया उनका, यानी कि जो संसाधन थे उनका उपयोग अब योजना और आर्थिक विकास में ना लगा करके और चीज़ों में लगाया जा रहा था, जैसे कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डिवैल्यूएट द इंडियन रुपी। अब सबसे मुख्य जो पहला फैसला था इंदिरा गांधी सरकार का वो ये था कि जो इंडियन रुपी था उसकी कीमत को कम कर दिया गया, डॉलर के मुकाबले डिवैल्यूएट कर दिया गया। अंडर व्हाट वाज सीन टू बी प्रेशर फ्रॉम द यूएस। और ये डिवैल्यूएशन, ठीक है, ये किसके दबाव में किया गया? रुपए की कीमत किसके दबाव में कम की गई? यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में। अर्लियर $1 कुड बी परचेज्ड फॉर लेस देन Rs5। आफ्टर डिवैल्यूएशन इट कॉस्ट मोर देन Rs7। तो डिवैल्यूएशन से पहले एक जो डॉलर था वो ₹5 में ख़रीदा जा सकता था, पर डिवैल्यूएशन के बाद में वही $1 जो है ₹7 का हो गया था, यानी कि डॉलर महंगा हो गया था और रुपए की कीमत कम हो गई थी। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड द ऑफ प्राइस राइज। और जो आर्थिक संकट था देश के सामने, या जो आर्थिक स्थिति थी उस समय की, उसकी वजह से चीज़ों की जो है वो कीमतें बढ़ने लगी, ठीक है।
पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़। और लोगों ने जो ज़रूरी चीज़ें थी, रोज़मर्रा के जीवन की जो ज़रूरी चीज़ें थी, उनमें उनके मूल्य में जो वृद्धि हुई उसके अगेंस्ट जो है वो जाना शुरू कर दिया, मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है, बढ़ती हुई कीमतों के अगेंस्ट में। फूड स्कार्सिटी, भोजन की कमी होना, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का बढ़ना, एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री, और जो आर्थिक स्थिति थी वो ख़राब थी बिल्कुल कंट्री की। तो लोग जो है बढ़ती हुई मूल्यों, जो चीज़ों की प्राइस बढ़ते हुए, फूड की कमी और बेरोजगारी से तंग आ गए थे और उन्होंने जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बंस एंड हड़ताल्स वर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री, और जो हड़तालें वगैरह जो है शुरू हो गई देश के अंदर। द गवर्नमेंट सो द प्रोटेस्ट एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड नोट एज एक्सप्रेशंस ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं कहीं ना कहीं कानून और व्यवस्था की समस्या है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड है, जबकि गवर्नमेंट ने इसको इस तरीके से नहीं समझा कि भाई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और ये अपनी प्रॉब्लम बंद और हड़ताल से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जो मूल्य बढ़ रहे हैं, फूड की कमी हो रही है, इसकी वजह से हड़ताल कर रहे हैं। दिस फर्दर इंक्रीज्ड पब्लिक बिटरनेस एंड रीइंफोर्स्ड पॉपुलर अनरेस्ट। तो लोगों में इसकी वजह से जो है फिर से अनरेस्ट यानी कि लोगों ने विद्रोह वगैरह करना शुरू कर दिया, ठीक है। द कम्युनिस्ट, मतलब लोगों में अशांति हो गई। द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च्ड स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वलिटी। अब जो साम्यवादी और जो सोशलिस्ट, ठीक है, पार्टीज थी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने स्ट्रगल, संघर्ष शुरू कर दिए कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा समानता जो है वो बन सके, इक्वलिटी कंट्री में बन सके, सभी को बराबर मिल सके, ठीक है। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने फ़ायदा उठाया इस सिचुएशन का, जैसे हर ओपोजिशन पार्टी उठाती है। यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट हाउ ए ग्रुप ऑफ कम्युनिस्ट who separated from the Communist Party of India Marxist to form the Communist Party of India Marxist Leninist led armed agrarian struggles and organized peasants agitations। तो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसके दो हिस्से हो गए थे, दो फैक्शन हो गए थे, एक सीपीआई मार्क्सिस्ट और दूसरा था सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इन्होंने कैसे जो कृषि संबंधित जो विद्रोह थे, एग्रेरियन स्ट्रगल मतलब कृषि संबंधित जो विद्रोह थे, और पीजेंट एजिटेशंस, ठीक है, किसानों के जो विद्रोह थे, कैसे इन्होंने संगठित किए, ठीक है। दिस पीरियड आल्सो विटनेस सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम रॉयट्स सिंस इंडिपेंडेंस। और ये जो समय ऐसा था जो कि इतना बुरा समय था कि इसमें हिंदू और मुसलमानों के आपसी जो दंगे थे वो भी बहुत ज़्यादा हुए आज़ादी के बाद, ठीक है। नॉन कांग्रेसिज्म, thus this situation could not have remained isolated from party politics in the country। तो ये जो सिचुएशन थी, जो ये उस समय की जो स्थिति थी, ये पार्टी यानी कि जो दल राजनीति से हटकर नहीं रह सकी, यानी कि इसमें दल राजनीति भी आ गई। अपोजिशन पार्टीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग दी। तो जो विपक्ष की पार्टीज़ थी, विपक्षी पार्टियां थी, वो सबसे आगे थी, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया था ना। किसी भी सरकार में कमी होती है तो विपक्षी पार्टी क्या करती हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करती हैं और प्रेशराइज करती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करती हैं, प्रेशराइज। प्रेशराइज गवर्नमेंट, तो पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं और गवर्नमेंट पे दबाव डालती हैं, ठीक है। पार्टी सपोज टू द कांग्रेस रियलाइज्ड दैट द डिवीजन फॉर देयर वोट्स कैप्ट कांग्रेस इन पावर। अब जो अलग अलग पार्टीज थी जो अपोजिशन में थी कांग्रेस के, उन्होंने लगा कि जो अलग अलग पार्टीज जो छोटी छोटी थी उनके जो वोट्स थे वो बट जाते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एकजुट हो जाएं, ठीक है, ताकि कांग्रेस को उखाड़ फेंके। जैसे आज के समय में सारी छोटी छोटी पार्टी मिल करके बीजेपी या मोदी को उखाड़ने की सोच रही हैं। Thus parties that were entirely different and disparate in their programs and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states। तो अलग अलग जो छोटी छोटी पार्टी थी उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा अलग थी, उनकी नीतियाँ अलग थी, मतलब अलग अलग चीज़ें होते हुए भी वो एक साथ आ गए ताकि एंटी कांग्रेस एक फ्रंट जो है वो बना लें और कांग्रेस को उखाड़ फेंके, जैसे आज के समय में हो रहा है। समाजवादी पार्टी की अलग विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की अलग विचारधारा है, तृणमूल कांग्रेस की अलग है, आम आदमी की अलग है, पर सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं किसी तरह बीजेपी को ख़त्म करें, ठीक है। तो ये ऐसा उस समय भी हो रहा था, सारी छोटी मोटी पार्टी एक साथ आ गई थी। दे फेल्ट दैट द इनएक्सपीरियंस
सम स्टेट्स एंड एंटर इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट ऑफ शेयरिंग सीट इन अदर्स। तो आपस में समझौता कर लिया सीटों के बंटवारों को लेकर के, और कौन सरकार बनाएगा, सारी पार्टी एक साथ आ गई कांग्रेस को हटाने के लिए। दे फेल्ट दैट द इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड द इंटरनल फैक्शनलिज्म विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड दैम एन अपॉर्चुनिटी टू टोपल द कांग्रेस। अब इन पार्टीज को लगा कि इंदिरा गांधी तो अनुभवहीन है, इतना अनुभव उनको है नहीं सरकार चलाने का, देश चलाने का, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी में अभी फैक्शनलिज्म हो रहा है, यानी कि मतभेद हैं आपस में लीडर्स के बीच में, तो इसका फ़ायदा उठाएं और कांग्रेस पार्टी को उठा दें या फिर हरा दें या गवर्नमेंट को हटा दें। द सोशलिस्ट लीडर उस समय के जो सोशलिस्ट लीडर थे, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रेटेजी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी, योजना थी, प्लानिंग थी, ये तरीका जो था, इसको उस समय के जो समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है। ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए थियोरेटिकल आर्गूमेंट इन इट्स डिफेंस। उन्होंने एक अपने फेवर में एक बात और कही, कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पुअर पीपल। उन्होंने कहा राम मनोहर लोहिया ने कि जो कांग्रेस का शासन है वो अनडेमोक्रेटिक है, अप्रजातांत्रिक है, ठीक है, और ये जो सरकार है ये गरीब जो लोग हैं उनके हितों के विरुद्ध में है, अगेंस्ट में है, ठीक है, यानी कि ये जो सरकार जो भी कुछ कर रही है गरीब लोगों को परेशान कर रही है। Therefore, the coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people। इसलिए जितनी भी नॉन कांग्रेस, गैर कांग्रेसी जो पार्टी हैं, ठीक है, गैर कांग्रेसी पार्टी सभी को एक साथ आ जाना चाहिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, पुअर पीपल की प्रॉब्लम्स को उनका सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सी नटराजन, अन्नूदुरई और राम मनोहर लोहिया के बारे में है बेटा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लीज़ इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो सी नटराजन अन्नूदुरई जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे मद्रास के, तमिलनाडु जो है अब, ठीक है, 1970, और एक जर्नलिस्ट भी थे, पॉपुलर राइटर भी थे, ठीक है। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? जस्टिस पार्टी से संबंधित थे मद्रास की, ठीक है। बाद में इन्होंने द्रविड़ कजगम पार्टी जो है ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, और डीएमके की स्थापना की 1949 में, ठीक है। और ये द्रविड़ कल्चर को मानने वाले जो नेता थे, ठीक है, और ये हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट में थे कि उन पर हिंदी भाषा थोपी ना जाए, ठीक है। ऐसे ही राम मनोहर लोहिया थे, सोशलिस्ट लीडर थे, समाजवादी नेता थे और फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़े थे, ठीक है। इनके बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इलेक्टोरल वर्डिक्ट यानी कि जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। It was in this context of heightened popular discontent and polarization of political forces that the fourth general elections of to the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967। ये संदर्भ था, यानी कि लोग इतने परेशान थे, ठीक है, गरीबी थी, महंगाई थी, अकाल पड़ गया था, ठीक है, सूखा पड़ गया था, मानसून फेल हो गए थे, दो लड़ाइयाँ हो गई थी, एक चीन के साथ 1960s के डिकेड में, ठीक है, एक पाकिस्तान के साथ, तो बहुत प्रॉब्लम थी। इस संदर्भ में जो है चुनाव हुए, चौथे जनरल इलेक्शंस, ठीक है, और जो है इसमें स्टेट असेंबलीज जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसके 1967 में हुए और लोकसभा के भी 1967 में। द कांग्रेस वाज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू। और कांग्रेस जो है पहली बार, नेहरू की तो डेथ हो गई थी 64 में, और उसके बाद जो कांग्रेस जो है उनकी अनुपस्थिति में पहली बार चुनाव लड़ रही थी। तो अब तक जो भी चुनाव हुए थे उसमें नेहरू थे, ठीक है, नेहरू कांग्रेस को लीड कर रहे थे। द रिजल्ट्स जोल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। तो जो चुनाव के नतीजे परिणाम आए उसने कांग्रेस को हिला के रख दिया, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो चाहे राज्य की विधानसभाएं हों। मैनी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स डिस्क्राइब द इलेक्शन रिजल्ट्स एज ए पॉलिटिकल अर्थक्वेक। उस समय के जो राजनीतिक विश्लेषक थे, ठीक है, विश्लेषक जो थे, उन्होंने ये जो चुनाव के नतीजे आए थे, इन्होंने एक राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। इस चुनाव के नतीजों को क्या दिया? पॉलिटिकल अर्थक्वेक की संज्ञा दी। तक क्यों दी? क्योंकि कांग्रेस जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जो अब तक चुनाव जीतते आई थी सारे के सारे, और उसको इतना तगड़ा झटका लगा, इसलिए एक तरीके से भूकंप था। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट ए मेजोरिटी इन द लोकसभा बट विद इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952। हालांकि कांग्रेस को बहुमत मिल गया था लोकसभा में, ठीक है, बहुमत मिल गया था लोकसभा में, फिर भी उसको अब तक की सबसे कम सीटें मिली थी 1952 से लेकर के, यानी कि सबसे कम सीटें लोकसभा में। हालांकि बहुमत था पर सबसे कम 1952 से लेकर।
हाफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड, जो आधे मंत्री तो ऐसे थे जो इंदिरा गांधी की सरकार में थे वो अपना चुनाव हार गए थे, ठीक है। द पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडेड कामराज इन तमिलनाडु, तो जो मेन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो हार गए थे वो थे कामराज तमिलनाडु में, एस के पाटिल महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में और के बी सहाय बिहार में। तो आप कह सकते हैं कि जो मेन लीडर्स थे वो हार गए थे। तो ये भी एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं था। एक तो बहुत ही कम सीटें मिली थी लोकसभा में, मेजोरिटी तो हो गई थी पर कम सीटें थी, और ऊपर से बड़े बड़े लीडर्स हार गए थे, ठीक है। ये मैप है इधर इस पेज पे, तो आप ये देख लेना कौन से में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी, क्योंकि कौन से में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था स्टेट्स के अंदर, ठीक है। The dramatic nature of the political change would be more apparent to you at the state level। तो ये जो बदलाव आया था, ठीक है, नाटकीय बदलाव आया था, ये आप ज़्यादा स्टेट लेवल पे, राज्य के स्तर पे ज़्यादा मतलब आप इसको साफ देखा जा सकता था। द कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन एज मैनी एज 7 स्टेट्स, कांग्रेस जो है लगभग 7 राज्यों में अपना बहुमत खो चुकी थी। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड इट टू फ्रॉम फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट, और 2 जो राज्य थे उनमें जो दल बदल हो गया था, यानी कि नेता जो है दूसरी पार्टी में चले गए थे, सांसद जो विधायक हैं वो दूसरी पार्टी में चले गए थे और दूसरी पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली। तो 2 स्टेटों में इसलिए डिफेक्शन की वजह से नहीं बना पाई। These 9 states where the Congress lost power were spread across the country, और 9 राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, 7 में तो बिल्कुल नहीं, और 2 राज्यों में डिफेक्शन की वजह से ये पूरे देश में फैले हुए थे। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में हो गया, बिहार ईस्टर्न इंडिया में, वेस्ट बंगाल ईस्टर्न इंडिया में, उड़ीसा भी, मद्रास साउथ इंडिया में, केरल साउथ इंडिया में। तो यानी कि नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, साउथ में, मतलब पूरे देश में फैले हुए थे। राज्यसभा में ये कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। In Madras state now called Tamil Nadu, a regional party, the Dravida Munnetra Kazhagam, came to power by securing a clear majority। अगर तमिलनाडु की बात करें, उस समय मद्रास बोलते थे, तो एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम डीएमके था, फुल फॉर्म द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, इसने जो है पार्टी बनाई, इसको पूर्ण बहुमत मिला। द डीएमके वोन पावर आफ्टर हैविंग लेड ए मैसिव एंटी हिंदी एजिटेशन बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट द सेंटर ऑन द इशू ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब डीएमके जिस मुद्दे पे जीती, वो मुद्दा ये था कि जो हिंदी का इम्पोजिशन था, हिंदी जो थोपी जा रही थी साउथ इंडिया के लोगों पे, तमिलनाडु के लोगों पे, उसके अगेंस्ट जो विद्रोह हुआ, इसकी वजह से जो है डीएमके की जीत हुई। हिंदी को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था, इस वजह से इन्होंने ये एंटी हिंदी एजिटेशन किया, इस वजह से जीते तमिलनाडु में डीएमके पार्टी। दिस was the first time any non-Congress party had secured a majority of its own in any state। ये पहली बार था जब कोई जो पार्टी है वो अपने दम पे पूर्ण बहुमत किसी भी राज्य में ले रही थी 1952 से लेकर के। तो पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पार्टी ने राज्य में पूर्ण बहुमत लिया और सरकार बनाई, और 9 राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने मिल करके या गठबंधन से गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। तो कांग्रेस 9 राज्यों से साफ हो गई। इन द अदर 8 स्टेट्स कोalition गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज वर फॉर्म्ड। तो दूसरे जो स्टेट थे, 8 स्टेट, इन्होंने गैर कांग्रेस पार्टीज जो आपस में मिल गई और उन्होंने अपना गठबंधन सरकार बना ली। ए पॉपुलर सेइंग वाज दैट वन कुड टेक ए ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा एंड नॉट पासिंग थ्रू ए सिंगल कांग्रेस रूल्ड स्टेट। तो उस समय एक बहुत मतलब प्रसिद्ध कहावत थी कि कोई भी आदमी अगर दिल्ली से हावड़ा पश्चिम बंगाल जाता है तो बीच में एक भी राज्य नहीं आएगा जिसमें कांग्रेस का शासन हो। तो आपको पता है, ठीक है, यूपी में भी पार्टी, इनमें यूपी में भी जो नॉन कांग्रेस पार्टी बन गई थी, गवर्नमेंट बना ली थी, बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में भी, ठीक है। तो ये वही राज्य हैं जो दिल्ली से हावड़ा के बीच में आते हैं। ए पॉपुलर सेइंग, ठीक है, इट वॉज स्ट्रेंज फीलिंग for those who were used to seeing the Congress in power, so was the domination of the Congress over। और जो लोग हमेशा कांग्रेस को आदी हो चुके थे और कांग्रेस को ही गवर्नमेंट बनते देखते थे, उनके लिए बहुत ही अजब सी महसूस मतलब फीलिंग थी, स्ट्रेंज फीलिंग थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो दबदबा था वो ख़त्म हो गया था? क्या हम कह सकते हैं? इस वीडियो में इतना ही।